वेलकम स्टूडेंट्स। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12th केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर बोर्ड ने अपनी वेबसाइट mpbsc.nic.in पर अपलोड किए हैं, हम उसी का सॉल्यूशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 आएंगे, जबकि टोटल मार्क्स इसका मैक्सिमम मार्क्स 70 होंगे, जबकि 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के अलग होंगे। इसमें कुछ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो कॉमन है कि किस क्वेश्चन का कितना वेटेज है, जो आप अच्छे से समझते होंगे। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, तो किस प्रकार का है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि जो सिलिकॉन कार्बाइड का क्रिस्टल है वो किस टाइप का होता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड का जो क्रिस्टल है वो कोवेलेंट टाइप का होता है। सेकंड हमसे कहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो वेलोसिटी कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट है वो किस बात पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है वो वास्तव में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। अगला हमसे कहा गया है कि हार्डी-शुल्जे रूल किससे रिलेटेड है। तो हार्डी-शुल्जे रूल जो है कोगुलेशन की स्ट्रेंथ को बताता है, इसलिए कोगुलेशन से रिलेटेड है। नॉर्मल टेम्परेचर पर अमोनिया कैसा होता है, ये हमसे फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर अमोनिया गैसेस स्टेट में होता है, जिसे कंप्रेस करके लिक्विफिकेशन किया जा सकता है। अगला फिफ्थ में हमसे पूछा गया है कि जो पीएमएमए पॉलीमर से इसका फुल फॉर्म क्या है। तो पीएमएमए पॉलीमर्स का फुल फॉर्म पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट होता है, ये इसका फुल फॉर्म है। जबकि हमसे सिक्स्थ क्वेश्चन में इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि पीवीसी का जो मोनोमर है वो क्या है। पीवीसी का मोनोमर वास्तव में वाइनिल क्लोराइड है, जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड हमारा बनाता है। अगला हमसे पूछा गया है कि जो वेरोनल और सेकोनल ये जो मेडिसिन हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं। तो वास्तव में ये ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, जो कि टेंशन रिलीज करने में हम यूज़ करते हैं। इस प्रकार से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिनिश होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, जिसका कुछ ऐसे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। पहला है नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने होते हैं। तो 2 होते हैं बीसीसी सेल में। हमसे पूछा गया कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम किस ओर का कंसंट्रेशन मेनली करते हैं। तो सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। थर्ड में हमसे पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग रिएक्शन जो है वो किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग रिएक्शन एक रिडक्शन टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्शन करता है तब कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्ट करता है तो यूरोट्रोपिन करके मेडिसिन बनती है, जिसका केमिकल नेम हेक्सामिथाइल टेट्रामाइन होता है, CH2/6N4। दैट इज द यूरोट्रोपिन, यानी ये यूरोट्रोपिन बनाता है। नेक्स्ट फिफ्थ अब फिल इन द ब्लैंक्स में हमसे पूछा गया है कि अमाइड से अमाइन कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सी रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इस पर्पज से हम यूज़ करते हैं। हमसे पूछा गया है सिक्स्थ में, अगर हम ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दें तो कितने नंबर ऑफ एटीपीज रिलीज होंगे। तो वास्तव में इसके नंबर ऑफ एटीपीज जो होंगे 38 होंगे, जो कि 2 + 2 + 34 के ऑर्डर में होंगे। हमसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन के सेवंथ में कि कोई एंटी एसिड का एग्जाम्पल बताओ। एंटी एसिड का एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, या फिर हम चाहें तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है वो भी इसका एग्जाम्पल होता है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप इस पोजीशन पर अगर इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन और उसके आंसर आपके सामने होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मैच द कॉलम है। आप इस स्टेज पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे येलो का येलो के साथ, पिंक का पिंक के साथ, ग्रीन का ग्रीन के साथ मैच किया गया है। वास्तव में CaF2 जो एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है। गोल्ड नंबर देखा जाए तो सेल्यूलोज
जो कि प्रोटेक्शन स्ट्रेंथ को मेज़र करता है। इसमें हम कोई भी गोल्ड सॉल्यूशन पे जो प्रोटेक्टिव एक्शन है उसको मेज़र कर सकते हैं। मेलेकाइट का फार्मूला हमारे सामने CuCO3COH/2 होता है। क्लोरीन एक प्रकार की ग्रीन येलो गैस है, जबकि प्रोटीन हमारे स्मॉल इंटेस्टिन में एब्जॉर्ब करने में काम में आ सकती है। नेचुरल पॉलीमर के रूप में हम अल्फा अमीनो एसिड का यूज़ करते हैं, जबकि एस्प्रिन एसिटिल सैलिसिक एसिड से फॉर्म होता है। इस प्रकार से ये आपका मैच द कॉलम लाइक क्वेश्चन है, आप यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 आता है, जिसका स्क्रीनशॉट इस पोजीशन से लिया जा सकता है। यहाँ पर आप रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, हमसे पूछा गया कि पोलर मॉलिक्यूल का कोई एग्जाम्पल बताइए। तो पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस हो सकता है। हमसे पूछा गया सेकंड में कि क्वांटम इफिशिएंसी क्या होती है। तो दरअसल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम टू नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब इन सेम टाइम का रेशो होती है। हमसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो टोनिंग इन फोटोग्राफी में यूज़ होता है। ये सिल्वर ब्रोमाइड है। पता नहीं क्यों केमिस्ट्री पेपर में ये क्वेश्चन आज, जिसका कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है फोटोग्राफी में, आज हम जो, तो तब की बात थी जब हम रोल खींचते थे कैमरे से, रोल बनती थी, रोल का हम नेगेटिव बनता था, नेगेटिव से पॉजिटिव बनता था, तब हम इस टोनिंग का यूज़ करते थे। आज की सिचुएशन में इसका कोई यूज़ नहीं है, मगर फिर भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता रहता है। अगला है कि पी ब्लॉक का फार्मूला लिखिए। वास्तव में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जो वास्तव में होता है NS12NP16। हाँ, हीलियम इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन के रूप में K4FeCN/6 का IUPAC नाम क्या है। IUPAC में हम देखें तो सबसे पहले पोटेशियम का नाम लिखना पड़ता है। फिर हम स्फीयर में अगर देखें तो उसमें भी लिगेंड्स पहले होना चाहिए। नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं, तो हेक्सासाइनोफेरेट। और अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो 6-4 यानी कि 2, यानी इसका सही नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड होगा। हमसे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि आप बताइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है। वैसे तो RCOOH है, अगर आप और से बेटरली लिखना चाहें तो C+OOH ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि जो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट कौन सा बनता है। दरअसल एल्किल आइसोथायोसाइनेट, जिसका ऑर्डर बिल्कुल मस्टर्ड ऑयल जैसा होता है, यानी इसकी गंध मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, इसलिए हम इसे होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। बस ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा पोर्शन फिनिश होता है। अब हम आते हैं 2 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन 2 मार्क्स से रिलेटेड हों। यानी अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 12 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है कि आप एग्जाम्पल बताइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, या तो वो पॉजिटिव डेविएशन वाला हो, आर में हमको दिया है नेगेटिव डेविएशन वाला हो। तो अगर हम इनमें से पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन के एग्जांपल देखना चाहें सॉल्यूशन के, तो वो वास्तव में बनते हैं इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। इन दोनों का अगर मिक्सचर करें तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउट लॉ से। ठीक ऐसा ही एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का मिक्सचर यदि बनाए तो ये भी राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर तो आंसर के लिए भी आप इस पोजीशन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6th हम अगर देखें तो 6th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट इस पोर्शन से ले सकते हैं आप लोग, जिसमें ये है हमसे या तो आप कहा गया कि आप लॉ-फिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस बता दीजिए, या फिर फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में बता दीजिए। तो लॉफिलिक और लॉफोबिक में अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो लॉफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें मीडियम और डिस्पर्शन फेस के बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, इसलिए इजीली बनाया जा सकता है। लॉफोबिक में
बनाना, अगर हमें उसको फॉर्म करना है तो बहुत स्पेशल मेथड हम यूज़ करना पड़ती हैं। लाओफिलिक कोलाइडल सिस्टम रिवर्सिबल कोलाइडल सिस्टम होता है, जबकि लाओफोबिक इरिवर्सिबल होता है। इसका मतलब लाओफिलिक का जो कोगुलेशन होता है वो इतनी इजीली नहीं होता है, जबकि लाओफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन केवल रखे रहने से भी कोगुलेशन हो जाता है। ठीक है, वास्तव में हम इसका जब फॉर्मेशन कर दें, कोगुलेशन के बाद भी फॉर्मेशन करना चाहें तो लाओफिलिक हो जाता है, इसलिए हम इसको रिवर्सिबल सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रकार से लाओफिलिक और लाओफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस होंगे। अगला देखते हैं 7th क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कुछ लॉजिकली क्वेश्चन के रूप में, जिसमें हमसे कहा है कि या तो आप हमें बताइए कि क्लोरीन से जो ब्लीचिंग होती है वो तो परमानेंट है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड से अगर हम ब्लीचिंग करें तो वो टेम्परेरी है, ऐसा क्यों? या फिर और में हमसे क्वेश्चन दे रहा है कि जब रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वाटर यानी कि सॉरी H2O यानी वाटर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि इसी ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, उसका हाइड्राइड H2S तो गैसियस फॉर्म में होता है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है कि H2O तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, जबकि H2S गैस है? उसका रीज़न हमसे पूछा गया। अगर हम इसका रीज़न देना चाहें तो H2O का जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, केवल फ्लोरीन से कम है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे कंपैरेटिवली क्लोज हो जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है तो लिक्विड फॉर्म में होगा। इसके अपोजिट H2S की हम बात करें तो उसमें तो केवल वीक वंडरवल फोर्स लगेगा, और वीक वंडरवल फोर्स होने के कारण मॉलिक्यूल सफिशिएंट डिस्टेंस पर होंगे, इसलिए गैसेस स्टेट में होंगे। तो इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे H2O तो लिक्विड है, जबकि H2S गैस है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि या तो आप हमें बता दीजिए एक्वारेजिया क्या है और इसके यूज भी बताइए, या फिर आप बता दीजिए कि F2O को आप ऐसा नहीं कहते हैं कि ये ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन है, जबकि हम इसे ऑक्सीजन का फ्लोराइड कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? दरअसल जो कंपाउंड का फॉर्म है, जैसे हम लिखा NaCl, NaCl क्यों लिखा, ClNa क्यों नहीं लिखा? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Na के कंपेयर में ज़्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसे हम लास्ट में लिखेंगे। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करेंगे हम, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से तो कम है, इसलिए हम इसे OF2 लिखना चाहिए, F2O नहीं। OF2 का मतलब ऑक्सीजन फ्लोराइड, ना कि फ्लोरीन का ऑक्साइड। तो इसीलिए ये हम ऑक्सीजन का फ्लोराइड कहेंगे, ना कि फ्लोरीन का ऑक्साइड कहेंगे। इसी प्रकार से अगला हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आप बता दीजिए कि EDTA का फुल फॉर्म क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। ऐसा ना बता सके तो आर में हमसे क्वेश्चन पूछा है कि EN का फुल फॉर्म बता दीजिए और उसका स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो बात तो वही है। खैर, EDTA की बात करते हैं। EDTA होता है इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। 4 एसीटेट आयन जो हैं दिख रहे हैं, यानी कि वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर ये डबल N पर दोनों तरफ लोन पेयर भी है, और इस प्रकार से ये जो है एक पॉलीडेंटेड लिगेंड जैसा वर्क करेगा। अगला हमसे कहा गया है 10th क्वेश्चन कि आप बताइए कि जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं अमाइंस, चाहे वो प्राइमरी अमाइंस हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, या खुद अमोनिया हो, इनकी जो बेसिसिटी है, इनका जो अल्कलाइन नेचर है, उनमें क्या ऑर्डर है? तो अगर अल्कलाइन नेचर की बात करते हैं तो इसके अल्कलाइन नेचर को, अगर हम इसके अल्कलाइन नेचर को इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सेकेंडरी अमाइन का बेसिसिटी अल्कलाइन नेचर सबसे स्ट्रांग होता है, उसके बाद नंबर 1 डिग्री का आता है, देन 3 डिग्री का आता है, देन अमोनिया का आता है। तो इस हिसाब से 2 डिग्री मीन्स RnH2, 1 डिग्री मीन्स 2 डिग्री मतलब R2NH, 1 डिग्री मतलब RnH2, और 3 डिग्री मतलब R3N। इस प्रकार से ऑर्डर होगा। लास्ट में अमोनिया आएगा। अमोनिया अल्कलाइन है बट इनकी कंपेयर में वीक अल्कलाइन होगा।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आप ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर बता दीजिए किस प्रकार का होता है। तो ज्विटर आयन एक ऐसा स्पीशीज है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयन एक साथ एक ही स्पीशीज में होते हैं, यानी कि अमाइडो या एमीन ग्रुप जो होता है पॉजिटिव आयन की फॉर्म में रहता है, जबकि एसीटेट COO ग्रुप नेगेटिव आयन के फॉर्म में होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके बताऊं तो कुछ इस प्रकार से सिचुएशन आएगी। वैसे आप यहाँ पर अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये आप जूम करके भी इसको देख सकते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा है कि आप हमें एंटीबायोटिक या फिर एंटीसेप्टिक का एक एग्जाम्पल बता दीजिए, या फिर आप चाहें तो एनाल्जेसिक या सल्फर ड्रग का एग्जाम्पल बता दीजिए। तो एनाल्जेसिक और सल्फर ड्रग का अगर एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो एनाल्जेसिक आपको पता है एस्प्रिन वेल नोन एक पेन किलर है, एनाल्जेसिक है, जबकि सल्फर ड्रग के फॉर्म में हम सल्फाडाइजिन जो है मेनली यूज़ करते हैं। सल्फा प्रोडक्ट जो हैं सल्फा कफ सिरप के फॉर्म में यूज़ होते ही रहते हैं। बस इसी के साथ आपका 2 मार्क्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर आपके हो जाते हैं। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन पर, वो भी हम देखते हैं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन में हमको और में भी क्वेश्चन सभी में दिए ही हैं। पहला है कि या तो आप बताइए हमें कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और उससे रिलेटेड सम दिया हुआ है। जबकि आर में दिया है कि आप बताइए कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और उसका एक सम दिया हुआ है। तो बात लगभग सेम है। तो हम पहला क्वेश्चन अगर देखना चाहें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो इस केस में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपेरेटिवली हायर हो जाता है, यानी उसका एलिवेशन होता है। यानी कि हम किसी सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड कर दें तो उसका एलिवेशन में जो उसके जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट होता है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखें तो कुछ ऐसा क्वेश्चन हमें दिया है कि अगर आप 170 ग्राम वाटर लें और उसमें 12.5 ग्राम यूरिया ऐड कर दें तो उसका जो एलिवेशन है वो 0.63 केल्विन हो जाता है। आपको केबी की वैल्यू भी दे रखी है और आपसे कहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया क्या है। वैसे देखा जाए तो यूरिया का डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास हमें पता है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन देना था तो वर्ड यूरिया को नहीं लिखना था, एनी सब्सटेंस ये लिखता, तब हमें अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर एनीवे यूरिया कह दिया है, लेकिन हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, ना कि डायरेक्ट लिखना है। तो उसके लिए अगर मैं देखूँ तो अगर मैं ये कहूँ कि ए जो है वो हमारा सॉल्वेंट है और बी उसमें हमने सॉल्यूट मिलाया, तो हमें दे रखा WB जो है वो 12.5 ग्राम है, जबकि WA 170 ग्राम है, जिससे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल TB करीब करीब 0.63 केल्विन हो जाता है, जैसा कि वो क्वेश्चन में देता है। साथ ही साथ KB की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दे रहा है। हमें मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो डेल TB जो होता है इज इक्वल टू KB इंटू M मीन्स मोलिलिटी होता है। अगर मोलिलिटी की वैल्यू रखें तो वो इस प्रकार से आता है। अब KB की वैल्यू हमें 0.52 दे रखी है, WB 12.5 दे रखा है, WA 170 दे रखा है, डेल TB 0.63 दे रखा है, इन 2000 हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर ये करीब 60.7 जी मोल इनवर्स आएगा। 60 यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता ही है, तो वैसे भी ध्यान रहता 60 नहीं 60.4 भी लिख दिया तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनीवे बहुत सिंपल सा सम केमिस्ट्री में ये दिया गया है। आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन के रूप में। 14th क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आप या तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस लिख दो, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस लिख दो। तो ठीक है, रेट कांस्टेंट और रेट रिएक्शन में अगर हम डिफरेंस लेना चाहें तो पहले रेट रिएक्शन फिर रेट कांस्टेंट की हम बात करें।
रेट रिएक्शन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट्स, जो भी होता है उसे हम तो रेट कहते हैं। जबकि रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट क्या होता है कि जब हम रेट लॉ लिखते हैं तब हम जो रिएक्टेंट टर्म है उस पर कोई ना कोई पावर लगाते हैं, तो आता है ये कांस्टेंट के। इसे डिफाइन करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यूनिट लेते हैं, यानी यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पर जो रेट होगी वही तो रेट कांस्टेंट होगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे रेट की रिएक्शन की प्रोग्रेस होती जाएगी वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। जबकि रेट कांस्टेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि रेट अभी समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। यह सेकंड हमारा डिफरेंस होगा। थर्ड डिफरेंस में अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है यानी उसकी जो स्पीड है उसकी यूनिट फिक्स होती है। क्या होती है? तो मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जबकि रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होती है अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। ये इसका थर्ड डिफरेंस होगा। आप यहाँ पर अगर इसका स्क्रीनशॉट लें तो ये आंसर आपके पास रह सकता है। 15th क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आप विक्टर मेयर टेस्ट बताइए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए, या फिर फिनॉल से आप पिक्रिक एसिड, एनिलीन और पी बेंजोक्विनोन कैसे बनाएंगे ये बताइए। विक्टर मेयर टेस्ट एक कॉमन टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंस के लिए। अगर हम देखें तो प्राइमरी RCH2OH ये 1 डिग्री, 2 डिग्री में R2CHOH ये 2 डिग्री। जबकि 3 डिग्री क्या हो सकता है? 3 डिग्री हो सकता है R3CH नहीं COH। तो इस प्रकार से ये टर्शरी 3 डिग्री अल्कोहल है। दरअसल जब हम इसमें सबसे पहले थोड़ा सा फास्फोरस और HI यानी इसमें ऐड करें जो PI3 या PI5 बन सकता है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा नाइट्रिक एसिड HNO3 मिलाएं और उसके बाद इसे थोड़ा सा अल्कलाइन कर दें, तो उस केस में आप देखेंगे कि या तो रेड ब्लड ऐसे हमें प्रेसिपिटेशन मिलता है तो इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर ब्लू कलर का प्रेसिपिटेशन मिलता है इसका मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होता, जैसा है वैसा ही रखा रह जाता, तो वो टर्शरी अल्कोहल होगा। अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो कुछ ऐसी हो सकती है। दरअसल प्राइमरी अल्कोहल जो हमारे पास RCH2OH के फॉर्म में है, अगर इसमें हम HI ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा RCH2I यानी ये हैलोएल्केन में बदल जाएगा। जबकि अगर इसमें हम HI ऐड करेंगे, HI और P2 फास्फोरस यानी फास्फोरस आयोडाइड, तो इस केस में ये भी हेलोएल्केन बन जाएगा और ये हो जाएगा R2CHI यानी 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, सॉरी हेलोएल्केन बनेगा, या 2 डिग्री हेलोएल्केन बनेगा। अगर हम इसमें HNO3 ऐड करते हैं, HNO2 नाइट्रस एसिड, तो ये एल्किल नाइट्राइड में बदल जाएगा यानी कि RNO2 हो जाएगा। ये हो जाएगा RCH2NO2, जबकि ये हो जाएगा R2CHNO2। अब अगर हम इसमें जो अल्कलाइन करने से पहले नाइट्रिक एसिड और हमने मिलाया है जो HONO है, दरअसल ये H इसमें से और एक OH ये हट जाएगा तो ये बन जाएगा RCHNONO2। दरअसल ये नाइट्रोलिक एसिड है जो रेड ब्लड कलर का होता है। इसके अपोजिट अगर हम यहाँ HONO की रिएक्ट करेंगे तो H और H2O अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा R2COHNO2। इसे हम NO2 इसे हम स्यूडो नाइट्राइड
के नाम से जानते हैं और इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। अब आपने सोच रहे होंगे मैं टर्शरी अल्कोहल को क्यों छोड़ दिया। दरअसल टर्शरी अल्कोहल हेलोएल्केन तो बना देगा, यानी 3 डिग्री हेलोएल्केन तो बना देगा, लेकिन उसके बाद ये रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसके बाद की रिएक्शन को ड्रॉप कर देंगे। और चूंकि रिएक्शन ही नहीं होगी इसलिए कोई कलर नहीं आएगा। तो इस प्रकार इसमें रेड, इसमें ब्लू और उसमें कोई कलर नहीं आएगा। ये विक्टर मेयर टेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 16th क्वेश्चन हमारे पास आता है। 16th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप केवल केमिकल रिएक्शन लिख के बताओ। या तो सिल्वर मिरर टेस्ट एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताओ, या फिर आपसे कह रहा है कि अगर आप चाहें तो एस्ट्रिफिकेशन और डिकार्बोक्सिलेशन के बारे में भी बता सकते हैं। तो हम सिल्वर मिरर टेस्ट की बात करें तो सिल्वर मिरर टेस्ट जब किसी भी एल्डिहाइड में हम टोलेन रिएजेंट मीन्स अमोनाइज सिल्वर नाइट्रेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन जो होता है वो टोलेन रिएजेंट होता है, जिसे हम Ag2O से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दरअसल किसी भी एल्डिहाइड में, जैसे एल्डिहाइड है आपके पास में CH3CHO, इसकी अगर हम टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो नेचुरली ये इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होकर ये CH3COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और Ag जो है रिलीज हो जाएगा। ये Ag जो है टेस्ट ट्यूब की वॉल पर पूरी तरह से डिपॉजिट होता चला जाएगा और धीरे धीरे इतना डिपॉजिट हो जाएगा कि टेस्ट ट्यूब की वॉल है वो एक मिरर की तरह काम करने लग जाएगी। इसलिए हम इस टाइप की रिएक्शन को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो पहली हमारी सिल्वर मिरर टेस्ट ये होता है। अब दूसरा हमसे कहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताइए। जी बिल्कुल बताते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन है जब एल्डिहाइड का कंडेंसेशन हो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। एल्डिहाइड का कंडेंसेशन की एक शर्त है, कंडीशन है, वो ये कि उसमें अल्फा कार्बन होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर अल्फा कार्बन नहीं हुआ तो फिर वो केनिजारो रिएक्शन देगा। अल्फा कार्बन है तो ही वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा? तो एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसा होगा कि जैसे ये CH3CHO का एक मॉलिक्यूल है और ये CH3CHO का दूसरा, CH3CH2 का दूसरा हम ऐसा लिख सकते हैं CH2H है ना, CH3, क्योंकि जो अल्फा कार्बन है इसी पर कंडेंसेशन होगा CHO। ये जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा CH3CH और ये OH हो जाएगा और ये कार्बन और कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होके CH2CHO बनेगा। दरअसल ये जो इथेनॉल था ये भी इथेनॉल था, लेकिन ये जो कंपाउंड बना ये ब्यूटेन का कंपाउंड बन गया है। दरअसल अगर हम देखें तो 1 2 3 4 यानी कि ये ब्यूटेन का डेरिवेटिव है जिसमें 3 नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 नंबर पर अल है, यानी कि इसे 3 हाइड्रोक्सिल ब्यूट 1 अल कहना चाहिए, जो कि एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है। एल्डिहाइड और एल्कोहल यानी एल्डिहाइड ओल के कारण इसे हम एल्डोल नाम से भी जानते हैं और ये कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से एल्डोल कंडेंसेशन हम दे सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन फिनिश होते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन अब आ रहे हैं, जिसमें हमसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा कि आप तो केमिकल फार्मूला बता दीजिए। कुछ कंपाउंड्स हमें दिए हैं, जैसे पहला दिया है 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है और 2 नंबर पर क्लोरीन है। अगर हम 1 यहाँ से शुरू करें तो यहाँ पर क्या होगा? CH3 होगा। यहाँ क्या होगा? CH2 होगा, CH होगा क्योंकि CHCl आ गया। यहाँ क्या होगा? CH2 होगा। यहाँ क्या होगा? CH3 होगा, यानी CH3 CH2 CHCl CHCl3। ये 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया। अगला हमसे पूछा है कि 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, पेंटेन है मतलब 5 कार्बन तो हैं। अब 2 ब्रोमो यानी 2 पर तो ब्रोमो है और 3 पर
मिथाइल ग्रुप है। बस अब आप यहाँ पर CH3 ऐड कर दी, यहाँ H हो गया, यहाँ भी H हो गया, यहाँ H2 हो गया और यहाँ H3 हो गया, यानी कि CH3 CH2 CH CH3 CH Br CH3, ये 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर हुआ। अगला अगर हम देखें तो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 2 इन है, 1 2 3 4, तो 2 पर इन ग्रुप है, पहले तो डबल बॉन्ड कर दिया। 1 और 4 नंबर पर ब्रोमीन है, ब्रोमाइड है, तभी ये 1,4 डाइब्रोमो का है, तो 1,4 डाइब्रोमो। अब CBr है तो एक H और बच गया, यहाँ पर भी एक H और बच गया, जबकि यहाँ पर इस कार्बन के लिए यहाँ पर एक H आया नहीं, यहाँ एक H और आ जाएगा, यहाँ पर भी एक H और आ जाएगा, क्योंकि 4 वैलेंसी है। यहाँ पर कार्बन की 3 वैलेंसी हो गई तो इसलिए एक H आएगा, यहाँ पर भी एक H आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम और इसमें देखना चाहें तो नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, अरे 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि मीथेन है, 4 कार्बन होता है, ट्राइक्लोरो है 1 नंबर पर, ठीक है, क्लोरीन लगा दिया और एक पे H लगा दिया, यानी CHCl3 होगा। इस प्रकार से 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन इसका एग्जाम्पल होगा। अगले में हमसे वुड्स रिएक्शन, हंसडीकर रिएक्शन पूछी है, जो एक कॉमन नेम रिएक्शन है, जो लर्न है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है कि आप या तो हमें डिफाइन करके बता दीजिए, उसकी यूनिट भी लिखिए और फार्मूला भी लिखिए। किस किस की? एक लिखिए स्पेसिफिक कंडेंसेशन की, मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी की और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, ठीक है। पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इन्वर्स होती है, यानी कि 1/ρ। इसकी यूनिट साइमन मीटर इनवर्स होगी या सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? वैसे देखा जाए तो मोलर कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है जिसके 1 लीटर में 1 मोल डिजॉल्व हो और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की यूनिट डिस्टेंस हो। अब डिस्टेंस तो फिक्स कर दी, लेकिन एरिया कम से कम इतना सफिशिएंट तो होना चाहिए कि एंटायर सॉल्यूशन उसके बीच में आ जाए। अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशो होती है, यानी K/Cm होती है, और इसकी यूनिट जो होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी। ठीक इसी प्रकार इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन का रेशो होगी और इसकी यूनिट ऐसी होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसे देख सकते हैं। अब अगले में हमसे कोलरॉश लॉ पूछा है, और में अगर आप चाहें तो कोलरॉश लॉ के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है वो हमसे। अब हम लास्ट 19 क्वेश्चन की बात करें तो हमसे पूछा है कि या तो आप ट्रांजिशन एलिमेंट के या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के क्या है इसका जनरल फार्मूला और इसका यूजेस बता दीजिए। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप लेंथेनम के बाद, लेंथेनम 57 है, उसके बाद सारे एलिमेंट F ब्लॉक के स्टार्ट होते हैं जो अब पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ रखे गए हैं। पहली सीक्वेंस लेंथेनाइड्स जो 58 से लेके 71 तक है, जबकि दूसरी सीरीज लेंथेनियम के बाद यानी 89 से लेके 103 तक होती हैं। आपको पता होगा ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट में से ही आए हैं। इसका जनरल फार्मूला वास्तव में देखा तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि NS2, बट N-1D में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद F ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, तो N-1D 0 to 1, N-2 F 1 to 14 होता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो मैक्सिमम यूजेस इसका
वेपन्स बनाने में, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बनाने में, एटॉमिक वेपन्स बनाने में, यहाँ तक कि परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं, जो आपके सामने लिखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, दरअसल ये पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर 100% सॉल्यूशन के साथ आपको बताया गया है। बस इसे बहुत अच्छे से, अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हो रहा, दूसरी बार इस वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने साथ सहेज के रखिए, और इसके और क्वेश्चन के भी बुक्स में से ढूंढिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कूल का जो प्री बोर्ड का पेपर है, उसे भी कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके करिए। डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स हम केमिस्ट्री में ले सकते हैं। गुड लक टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। थैंक यू।